तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर गाइस आपका सेकंड आप देख सकते हैं, जिसका नाम है गाइस राजनीतिक और आर्थिक इतिहास अभिलेख किस तरह कहानी बताते हैं। इसका प्रीवियस नाम हुआ करता था गाइस राजा, किसान और नगर। ठीक है, और इस चैप्टर का जो है गाइस ये पार्ट 3 है। इससे पहले गाइस मैं ऑलरेडी इस पे दो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक है, पहले आप वो देख लीजिए, देन आप इस थर्ड पार्ट को देखिए। क्योंकि गाइस जो हमारे मुख्य बिंदु हम डील कर रहे थे, तो जो छोटे से टॉपिक बचे हैं गाइस वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले गाइस एक बार हम थोड़ा सा अपने मुख्य बिंदु की तरफ चल लेते हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है इस पार्ट के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड पार्ट के अंदर मेनली हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बाद का इतिहास हम जानेंगे कि इस तरीके से अज्ञात काल आता है, वैदिक सभ्यता आती है, फिर लोह युग आता है। इसी पे जो है आपका पूरा चैप्टर बेस्ड था, जिसका टाइम पीरियड 600 शताब्दी ईसा पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। और इसी में क्या होता है गाइस, लोहे का विकास होता है। सर्वप्रथम लोहे के विकास से क्या होता है, बहुत परिवर्तन आते हैं लोगों के जीवन में। फिर क्या होता है गाइस, जनपद बनते हैं। ठीक है, फिर जनपद से महाजनपद बनते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की जाती है और उसको जानने के स्रोत भी हम पढ़ चुके हैं। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसपे मैं एक सेपरेट पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी इस पे अच्छे से पकड़ बन जाए। इसकी बुक और आपकी बुक में जो है इसके बारे में नहीं दे रखा जाता। ठीक है, और सेकंड पार्ट में गाइस हमने पढ़ा था मौर्य पश्चात जो था भारतीय इतिहास। जैसे कि मौर्य के बाद जो था गाइस कुछ छोटे छोटे राजवंश आए थे, मैंने आपको बताया था, हर्यक वंश, कुषाण वंश, शासक। ठीक है, तो इस तरीके से बताया था। और उसके बाद जो था गाइस लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो था गाइस गुप्त साम्राज्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिसकी स्थापना की गई थी श्रीगुप्त द्वारा। इसके बारे में भी थोड़ा सा बुक में दे रखा है। फिर हमने गाइस दक्षिण के सरदार और सरदारियों के बारे में पढ़ा था, स्पेशली उसमें हमने चोल वंश, चेर वंश, पांडे वंश के बारे में पढ़ा था। तो हम गाइस हम जो है थर्ड पार्ट के अंदर इन 3 टॉपिक के ऊपर डील करने वाले हैं कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गाइस 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य जो था व्यापार किस तरीके से था, किन किन चीजों का व्यापार होता था, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और इस टाइम पीरियड में जो था गाइस विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, जैसे सोने के सिक्के, आहत सिक्के, ये हम पढ़ेंगे किनके द्वारा चलाए गए थे, क्या उनकी विशेषता थी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है गाइस आपका कि अभिलेखों का अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है और उनकी क्या सीमाएं या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है जब भी हम किसी एक अभिलेख का अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम मेनली 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा समाज के बारे में बात करेंगे। इस टाइम पीरियड में समाज में लोग कौन कौन से हुआ करते थे, कैसे रहा करते थे। चलो हम अपना सेकंड थर्ड पार्ट शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है नगर एवं व्यापार, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बता रखा है। तो उसमें ये बता रखा है कि अधिकांश जो इस टाइम पीरियड में नगर होते थे ना, जो सिटीज होती थी, वो महाजनपद की राजधानी के समीप बसे होते थे। ठीक है, जैसे पाटलिपुत्र था वो नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, उज्जैनी जो था वो भूतल मार्गों के समीप बसा हुआ था। कुहार जो था वो समुद्र तल के समीप बसा हुआ था। तो कुछ ऐसे नगर थे गाइस जो क्या थे, भूमि तल के मार्ग के पास और नदी जल के मार्ग के पास भी जो था वो बसे हुए थे और राजधानी के कहीं ना कहीं वो समीप थे, जिस वजह से जो था वहां से व्यापार करना थोड़ा इजी हो जाता था इस टाइम पीरियड में, जिससे व्यापार जो था अत्यधिक मात्रा में इस टाइम पीरियड में बढ़ने लगा था। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ हम यही जानेंगे कि समाज में जो था किस किस तरीके के लोग रहते थे। तो इस टाइम पीरियड में यानी कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य बात कर रहे हैं समाज के बारे में। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो होता था इस नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जैसे बुनकर, धोबी, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, धर्मगुरु, राजा, ये सारे जो लोग थे समाज में रहा करते थे। जबकि शासक वर्ग के जो लोग होते थे किलेबंद नगरों में रहा करते थे। किलेबंद का मतलब है कि इस तरीके का कोई नगर जिसको चारों तरफ से दीवारों से घेरा जाता है, तो वो स्पेशल सुरक्षा में रहा करते थे राजा महाराजा के लोग, जबकि जो नॉर्मल लोग थे वो ऐसे ही रहा करते थे। ठीक है, और इन क्षेत्रों से कई पूरा अवशेष यानी कि पुराने अवशेष भी मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि समाज में इस तरीके के लोग हुआ करते थे और राजा जो होते थे किलेबंद नगरों में रहा करते थे। जैसे मिट्टी के कटोरे मिले हैं, सोना, चांदी, कांसा, हाथीदांत, शीशे, अलग अलग पदार्थों के गहने और उपकरण मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि समाज में जो था इस तरह के लोग रहा करते थे, जिनमें से जो राजा महाराजा के लोग थे वो कहाँ रहते थे, किलेबंद नगरों में रहा करते थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन और दूसरी शताब्दी तक आते आते जो था इन नगरों में दानात्मक अभिलेखों का भी जो है वर्णन मिलता है। दानात्मक अभिलेख भी जो है प्राप्त हुआ। दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं जान लीजिए। दानात्मक अभिलेख वे अभिलेख होते हैं गाइस जिनमें जो व्यक्ति दान देता है, जिस चीज का दान देता है, जिसको वो दान देता है, उसका विवरण उसके अंदर होता है, तो उसे हम दानात्मक अभिलेख बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो इन अभिलेखों में गाइस दान देने वाले का नाम, ठीक है, और उसका व्यवसाय का
वर्णन होता है। तो इस टाइम पीरियड में जो है दूसरी शताब्दी तक आते आते दानात्मक अभिलेख पाए गए हैं। तो दानात्मक अभिलेख अगर पूछता है तो आप बता देना कि दानात्मक अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिनमें व्यक्ति जो दान देता है उसका और उसके व्यवसाय का और वो जिसको दान देता है उस सारी चीजों का ब्यौरा होता है। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में जो था गाइस श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणी हुआ करती थी। अभी श्रेणी का ये समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, श्रेणी क्या होती है। तो गाइस बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं ना, मान के चलिए ये भी व्यापारी, तो इनका जो गाइस ग्रुप होता है ना, इन व्यापारियों का जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं गाइस, इसको व्यापारियों का जो संघ होता है, ग्रुप होता है, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ व्यापारी क्या करते थे गाइस, कच्चा माल लेते थे, उससे चीजों को तैयार करके बाजार में बेच देते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है घुमा के कि श्रेणी किसे कहा जाता है और उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था। तो व्यापारियों का जो संघ होता था, ग्रुप ऑफ व्यापारी होते थे, वो श्रेणी कहलाता था और ये कच्चे माल से तैयार जो माल को लेकर और माल को तैयार करके बाजारों में बेच देते थे। ठीक है। तो ये था गाइस आपका श्रेणी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गाइस अपने व्यापार के बारे में, किस टाइम पीरियड में व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। ये देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखा है गाइस, यही वाला है, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो गाइस भारत का व्यापार जो था प्राचीन काल से ही होता रहा है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी जो था गाइस व्यापार करते थे। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यहाँ पर कि व्यापार जो था, ट्रेड सिस्टम जो था वो 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य प्रारंभ हुआ। नहीं भाई, व्यापार जो था, यहाँ पर हम क्यों व्यापार का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गाइस व्यापार जो है भारत का वो प्राचीन काल से ही हो रहा है। हड़प्पावासी भी जो था ओमान से, अन्य पश्चिम देशों से व्यापार करते थे विभिन्न चीजों का। लेकिन इस टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ, व्यापार की जो गति थी ना उसमें परिवर्तन आया। व्यापार जो था अत्यधिक मात्रा में विभिन्न चीजों का भिन्न जगहों से होने लगा था। तो वो हम पढ़ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में व्यापार क्यों बढ़ने लगा था, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो था गाइस उपमहाद्वीप में बहुत सारे जल मार्गों का और भूमार्गों का जो था गाइस जाल सा बिछ गया था। ठीक है। मतलब ऐसे जो संसाधन थे हमारे पास उपलब्ध होने लगे थे, ऐसी हमें सोर्सेज मिलने लगे थे जिसकी बदौलत हम अच्छे से व्यापार कर सकते थे इस टाइम पीरियड में। इसी वजह से क्या हुआ था गाइस, व्यापार की जो गति थी वो बढ़ने लगी थी। ठीक है। और यह व्यापार जो होता था गाइस समुद्र तटों पर बने बंदरगाहों से होने लगा था इस टाइम पीरियड में। और जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि बंदरगाह नहीं होते थे, तो उस टाइम पीरियड में क्या था गाइस, बंदरगाह होने लग गए थे। ठीक है, बनने लग गए थे, जो भारत के पश्चिमी एशिया से अफ्रीका, बंगाल की खाड़ी, चीन से होते हुए दक्षिण पूर्व तक होता था। राजा जो था गाइस इन मार्गों पर जहां से व्यापार होता था, राजा इन मार्गों पर व्यापारी को क्या करते थे गाइस, सुरक्षा देते थे कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया, इनकी माल की हानि हो गई, ठीक है, लॉस में गए, तो उनको क्षतिपूर्ति करते थे वो इस टाइम पीरियड में। जिसके बदले वो राजा को क्या करते थे गाइस, धन देते थे, एक तरीके का कर देते थे राजा को, राजा जो उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है। इन मार्गों पर गाइस व्यापारी भी कई तरीके के होते थे जो व्यापार होता था। कुछ फेरी लगाने वाले होते थे जो इधर से उधर घूमते थे। ठीक है। बैलगाड़ी और घोड़े के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। तो व्यापार भी भिन्न चीजों का हो रहा है इस टाइम पीरियड में, और व्यापारी भी इस टाइम पीरियड में ज्यादा मात्रा में हो चुके हैं। ठीक है। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी को प्राकृतिक भाषा में सेट्टी कहा जाता था। ठीक है। तो आपसे 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है यहाँ से, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आने लग गए कि सेट्टी किन्हें कहा जाता था, जो समुद्र तट से इस टाइम पीरियड में व्यापार करते थे। और इस टाइम पीरियड में समुद्र तटों से मार्ग जो व्यापार करना था वो काफी मुश्किल था, और प्राकृतिक भाषा में उन्हें क्या कहा जाता था, इन व्यापारियों को सेट्टी कहा जाता था। ठीक है। व्यापार भी गाइस कई चीजों के लिए होता था, जैसे नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी आदि के लिए जो था व्यापार होता था। और रोमन साम्राज्य में तो काली मिर्च, कपड़ों तथा जड़ी बूटियों की जो था इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा मांग रहा करती थी। तो यहाँ से सिर्फ आपको यही समझ लेना है कि भाई जो व्यापार होता था ना भारत का, वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। हड़प्पावासी व्यापार करते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, कुछ ऐसे संसाधन हमारे पास उपलब्ध होने लगे जिसकी वजह से हमारी व्यापार की गति जो था तेज होने लगी। और व्यापार जो था भिन्न भिन्न चीजों को लेकर और भिन्न भिन्न लोगों द्वारा और भिन्न भिन्न स्थानों से जो था वो होने लगा था। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझता चलना है कि इस टाइम पीरियड में सामाजिक व्यवस्था, समाज किस तरीके से चलने लग गया था, आर्थिक गतिविधियों में किस तरीके से परिवर्तन आ रहे थे। अब पढ़ लेते हैं हम अपना सिक्के और राजा वाला टॉपिक। तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में जो था जैसे व्यापार शुरू हो चुका था, तो अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी से कोई चीज ले रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उसको कोई चीज दे रहा है, तो आदान प्रदान के लिए कोई ना कोई तो साधन होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो गाइस इसीलिए जो था व्यापार में विनिमय हेतु यानी कि आदान प्रदान के लिए जो था, चीजों के आदान प्रदान के लिए जो था, राजा महाराजा द्वारा जो था इस टाइम पीरियड में सिक्के
चलाने शुरू किए गए थे। सर्वप्रथम इसी टाइम पे जो था सिक्कों का प्रचलन होने लगा था। ठीक है, और सिक्के जो होते थे इस टाइम पीरियड में, सिक्के जो होते थे सोने के, चांदी के, कई अन्य प्रकार के धातु के बनाए जाते थे। जैसे आप एक गुप्त काल का एक सिक्का देख सकते हो, ये एक सिक्का है, ये एक आहस सिक्का है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आहस सिक्का किसे बोलते हैं, कैसे बनता था। इसमें आप देख सकते हैं कि चित्रों को पूरा धसा कर अंदर की तरफ जो है बना रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो था व्यापार में सिक्के यूज किए जाने लगे थे, क्योंकि आदान प्रदान के लिए, विनिमय के लिए कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए ना, चीजों के आदान प्रदान के लिए। तो राजा महाराजा द्वारा जो था सिक्कों का यूज किया जाने लगा था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार जो था गाइस राजा या कुछ व्यापारियों तथा धनपति लोगों द्वारा जो था बनवाए जाते थे। ठीक है, ये जो सिक्के थे गाइस किसके द्वारा, कुछ या तो राजा ने बनवाए थे या व्यापारी जो थे काफी अमीर थे, और जो धनपति लोग हुआ करते थे उन्होंने जो था इस टाइम पीरियड में सिक्के बनाने शुरू करे थे। अब बात कर लेते हैं आहस सिक्के के बारे में, जिसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, जिसमें चित्रों को धसा कर बना रखा है अंदर की तरफ। तो ये जो था गाइस व्यापार में सर्वप्रथम प्रयोग में लाने लगे थे। तो आहस सिक्के वो सिक्के थे जो सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने लगे थे, और ये सोने के, चांदी के तथा तांबे से बने होते थे, और इन सिक्कों पर गाइस प्रतीकों को आहत करके बनाया जाता था। ठीक है, ये आपको समझ लेना है कि मतलब चीजों को धसा के अंदर की तरफ जो था इसमें बनाया जाता था। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है इसमें किस तरीके से चित्र को धसा रखा है अंदर की तरफ, जबकि इसमें क्या है कि चित्र उभरे हुए हैं बाहर की तरफ। तो ये आहस सिक्के थे। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लेता है कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन कि आहस सिक्के क्या थे। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाए गए थे और ये किससे बने होते थे, उनको उनकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ जो सिक्के थे सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे। अब हिंदू यूनानी शासक कौन थे, तो मैंने आपको बताया था गाइस, राइट। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताया था, कुछ विदेशी जनजातियां भारत में आई थी, राइट, और जो छोटे छोटे राजवंश उभरे थे जिन्होंने भारत में शासन संभाला था, मैंने आपको समझाया था वहां पे। तो ये वही छोटे छोटे गाइस राजा महाराजा है। ठीक है, छोटे छोटे वंश है जो भारत में सत्ता संभालने लगे थे जब भारत में विकेंद्रीकरण का दौर आ चुका था। मतलब गुप्त साम्राज्य से पहले जो था छोटे छोटे राजवंश जो था भारत में राजनीतिक गतिविधि को चलाते थे। इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको सेकंड पार्ट में इनके बारे में बताया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जो गाइस सिक्कों शासक के नाम और उसकी प्रतिमा के साथ जो सिक्के चलाए गए थे वो हिंदू यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे। मतलब सिक्का है उस पे राजा का नाम भी है और उस पे जो है उसकी तस्वीर भी लगाई गई है। इस तरीके के सिक्के किसने शुरू करे थे, तो हिंदू यूनानी शासकों द्वारा शुरू की गए थे। और सोने के जो सिक्के थे गाइस कुषाण शासकों के द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो था चलाए गए थे। मतलब 600 हमने पढ़ा था, 600 शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ा था। अब 500 जाएंगे, फिर 400 होगा, फिर 300 होगा, फिर 200 होगा, फिर 1 होगा, राइट। तो इस तरीके से फिर प्रथम शताब्दी आएगा। तो प्रथम शताब्दी आते आते जो था सोने के सिक्के भी जो था यूज में लाए जाने लगे थे। और किसके द्वारा चलाए गए थे, तो कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है सोने के सिक्के के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, और ये सोनों के सिक्कों की कुछ विशेषता थी तो वो देख लीजिए एक बार। तो सोने का सिक्के का जो गाइस वजन होता था और जो आकार होता था, ठीक है, वजन और आकार जो होता था रोमन साम्राज्य और ईरान के सम्राटों द्वारा चलाए गए सिक्कों के समान था। मतलब जितना इनका वजन होगा, जितना इनका आकार होगा, ऐसे सिक्के ऑलरेडी जो था रोमन सम्राट और ईरान के सम्राटों द्वारा चलाए जा चुके थे पहले भी। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, आपकी बुक में पूछा गया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो था सोने के सिक्के जो था मिलने कम क्यों हो गए थे। ये जो है इतिहासकारों का यहाँ पर केवल मत है, जिसको हमें समझना है कि इस टाइम पीरियड में सोने के सिक्के जो था कम क्यों हो गए थे। ठीक है, तो हम सिर्फ उनके मत को पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि करके वो क्या कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में सिक्के कम क्यों हो गए थे। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने से व्यापार में कमी आई होगी, जिस वजह से जो था सोने के सिक्के कम हो गए होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इस टाइम पीरियड में रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, जड़ी बूटियों, कपड़ों की जो था भारी मांग थी। और जब इसका पतन हो गया, जब नगर ही नहीं रहा, साम्राज्य नहीं रहा, तो व्यापार किससे होगा, व्यापार नहीं होगा तो सिक्के भी कहीं ना कहीं वो खत्म होने लग गए होंगे। तो इतिहासकारों का यही मत है कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो व्यापार में कमी आने से जो था सिक्के भी कहीं ना कहीं खत्म हो गए होंगे। और कुछ इतिहासकार गाइस ऐसा भी मानते हैं कि नए नए नगरों का और व्यापारिक तंत्रों का भी उदय होने लगा था इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से सिक्के खत्म हो गए। तथा कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस समय में जो था सिक्के जो थे प्रचलन में थे, यूज किए जाते थे, और उनका जो था किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था। मतलब उनको जो था किसी ने संभाल के नहीं रखा था, जिस वजह से जो था ये सिक्के कहीं ना कहीं खत्म होने लगे थे। कब, 6ठी शताब्दी ईस्वी के टाइम आते आते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतिहासकारों के मत है, ये आपको समझ लेनी है। बाकी जो मैंने आपको सिक्के वाला बताया ना कि सोने के सिक्के कब चलाए गए, क्या विशेषता थी, आहस सिक्के कब चलाए गए, किन धातु द्वारा बने होते थे,
क्या विशेषताएं थी वो थोड़ा सा आपको समझ लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है यहाँ से गाइस हमारा, कि अभिलेखों का अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है। तो अभिलेखों का अर्थ निकाल जानने से पहले गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अभिलेख के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो अभिलेख मैंने आपको बताया था गाइस कि पत्थर, ठीक है, धातु या कुछ मिट्टी जैसी सतह पर जब भी हम चीजों को गड़ा गड़ा कर लिखते हैं, यानी कि बहुत गड़ा गड़ा कर लिखते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं गाइस, अभिलेख कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये अभिलेख है जिनमें क्या है कि अक्षरों को क्या है बहुत गड़ा गड़ा कर लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस इनका जब भी हम इतिहासकार जब भी इनको इन चीजों को प्राप्त करते हैं, जब भी उन्हें अभिलेख जैसी कुछ चीजें मिलती है, तो इसके बारे में इनके बारे में जानकारी कैसे जुटा पाते हैं कि इसके अंदर ये बात का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ वो किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे उदाहरण देकर जो है ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का यहाँ पर बुक में समझाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि आप समझ जाओ कि भाई इतिहासकार जब भी अभिलेखों का अर्थ निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन जो था किस तरीके से किया गया था, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी ये अशोक के आरंभिक जो अभिलेख थे उसमें यूज की गई थी, तो वही आपको समझाने का यहाँ पे प्रयत्न किया गया। तो आप भी जान लीजिए किस तरीके से ये अभिलेख शास्त्री इनका अर्थ निकालते हैं। तो अभिलेखों का गाइस अर्थ निकालने के इतिहासकारों को विभिन्न लिपियों का गाइस सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारी लिपियों का वो यूज करते हैं, और वह प्राचीन लिपियों की आधुनिक लिपियों से गाइस मिलान करके अंतर समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लो ये पुरानी लिपि है, ये नई लिपि है, दोनों की मिलान करते हैं, और उनमें जो उनको कॉमन चीज मिलती है या जो भी डिफरेंट चीज मिलती है कहीं ना कहीं मिलान करके वो उसका क्या करते हैं, अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं अभिलेखों का, ठीक है। और आपकी बुक में जो है गाइस थोड़ा थोड़ा सा ना बढ़ाकर आपकी बुक में ब्राह्मी लिपि के बारे में और खरोष्टी लिपि के बारे में दे रखा है, लेकिन मैंने उसको बहुत शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कि ब्राह्मी लिपि को किस तरीके से पढ़ा गया, खरोष्टी लिपि को किस तरीके से पढ़ा गया। फिर भी अगर आ जाता तो आप थोड़ा सा याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का प्रयत्न किया गया इन दोनों लिपि के माध्यम से किस तरीके से हम अभिलेखों का अर्थ निकालते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करने के लिए जो था इस विद्वानों द्वारा आधुनिक बंगाली एवं देवनागरी लिपि की जो थी ब्राह्मी लिपि से मिलान की गई। मैंने आपको बताया ना अभिलेख शास्त्री क्या करते हैं, विभिन्न लिपियों की मिलान करते हैं। तो इस जब ब्राह्मी लिपि का उन्होंने अर्थ निकाला तो उसके लिए भी उन्होंने क्या करा, आधुनिक जो बंगाली लिपि थी और देवनागरी लिपि थी दोनों का क्या करा, इन दोनों की मिलान की किससे, ब्राह्मी लिपि से। और इस तरीके से क्या करा हमने, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कर लिया। और ये जो अध्ययन किया गया था जिसका अर्थ निकाला गया था तो 1838 में ये निकाला गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। आपकी जो बुक स्टार्ट होती है गाइस वहां पे प्रिंसेप्स और पियदसी के बारे में ही दे रखा है, ये वाला आपकी थोड़ी सी टॉपिक है वहां पे। तो वहां पे जो मैंने आपको बताया था ना उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो था ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया गया। इस तरीके से गाइस आपका खरोष्टी लिपि के बारे में भी बता रखा है। इस प्रकार यूनानी विद्वानों द्वारा यूनानी भाषा के अक्षरों का खरोष्टी लिपि के अक्षरों से गाइस मिलान करके अर्थ निकाला गया। जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने क्या करा, यूनानी लिपि ली और खरोष्टी लिपि दोनों को मिलान की, और कहीं ना कहीं जो था वो इसका भी इस तरीके से मिलान करके अर्थ निकाल पाए थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि हमेशा वो यही पद्धति यूज में नहीं लाते हैं, विभिन्न लिपियों के माध्यम से वो अर्थ नहीं निकाल लेते हैं, बल्कि जहां पर उन्हें लगता है कि अन्य चीजों का भी सहारा लेना चाहिए तो वो अन्य चीजों का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे वो पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लेते हैं, साहित्यिक स्रोतों का भी जो है वो सहारा लेते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है किसी अभिलेख का अर्थ निकाल पाते हैं। किसी भी अभिलेख में जो लिपि यूज की जाती है उसका वो अर्थ निकालते हैं। लिपि की मिलान तो करते ही करते हैं, लेकिन जरूरत के टाइम पे उन्हें जो भी चीजें यूज में लगती है कि इसे यूज में लेना चाहिए तो उसका यूज जरूर करते हैं, ठीक है। जैसे दोनों ही लिपियों में जो था गाइस खरोष्टी लिपि में और यूनानी लिपि में जो था अपोलोडोडस लिखने के लिए जो था गाइस अ अक्षर का ही यूज किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो समानता और असमानता दोनों चीजों को वो परखते हैं और उसी के आधार पर जो है कहीं ना कहीं वो किसी लिपि का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो गाइस किसी भी लिपि के बारे में गलत सूचना नहीं देना चाहते, राइट, क्योंकि वो इतिहास बन जाता है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे सिर्फ आपको उदाहरण दे रखा है समझाने के लिए खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का कि इतिहासकार किस तरीके से अभिलेखों का भाई अर्थ निकालते, क्योंकि अभिलेख तो आप समझ गए और बहुत सारे आपने ये भी समझ गए अभिलेख मिले हैं। अब उसके बारे में जो लिपियां उसके अंदर लिखी गई उसका अर्थ किस तरीके से निकाला गया ये समझाने के लिए आपको उसका वहां पे उदाहरण दिया गया है। इंपॉर्टेंट गाइस आपका ये है यहाँ से कि अभिलेखों की सीमाएं क्या होती हैं, अभिलेखों की कमियां क्या होती है। जब भी अभिलेख शास्त्री किसी लिपि को पढ़ते हैं जो अभिलेखों में प्रयुक्त की जाती है तो उसको पढ़ते समय उन्हें किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है कि अभिलेखों की सीमाओं का वर्णन करे या अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेखों का अध्ययन करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस तरीके से भी क्वेश्चन ये
आ जाता है। आपकी बुक में गाइस इतना डीपली नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है काफी अच्छे से इसको लिखने का प्रयत्न करा, और आप सेम टू सेम भी इसे लिखने का प्रयत्न ही करना, क्योंकि काफी अच्छे से मैंने इसको लिखा और आई बिलीव आप इसको पढ़ के बहुत अच्छे समझ भी पाओगे। बुक में आपका इतना ज्यादा नहीं दिया गया, ठीक है। तो जब भी अभिलेख शास्त्री गाइस किसी अभिलेख में लिपि का अध्ययन करते हैं तो उनको क्या समस्याएं आती है ये देख लेते हैं। तो अभिलेख शास्त्रियों को प्राचीन अभिलेखों में प्रयुक्त अनेक नीतियों के कारण गाइस बहुत कठिनाई होती है। जैसे कुछ लिपियों को तो पढ़ा जा चुका है, परंतु हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है गाइस वो आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। मतलब कि अभिलेखों के अंदर गाइस ऐसी ऐसी नीतियों का वर्णन किया जाता है कि कुछ को तो अभिलेख शास्त्री समझ जाते हैं, ठीक है, कुछ लिपि को वो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लिपि ऐसी होती है जिन्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। कह लीजिए उसके बारे में जो है पर्याप्त सोर्स हमें नहीं मिल पाते जहां से हम उसका अच्छे से अर्थ निकाल पाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, ठीक है, तो ये एक पहली प्रॉब्लम आती है। दूसरी क्या आती है ये देख लेते हैं। तो कुछ अभिलेखों पर गाइस अक्षरों को इतने हल्के ढंग से यानी कि बहुत फीका फीका लिखा जाता है, उत्कीर्ण करके लिखा जाता है, जिन्हें पढ़ना काफी मुश्किल होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज बहुत फीके रंग में लिखी गई है तो हम उसको जब देख ही नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, तो ये की समस्या आती है गाइस। और कुछ अभिलेखों के तो वास्तविक अर्थ का भी पता नहीं लग पाता है, क्योंकि वह किसी स्थान या समय से ही संबंधित होते हैं। मतलब उसके अंदर किसी विशेष टाइम पीरियड की या स्थान की बात की जाती है जिससे हम परिचित ही नहीं होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसका आंसर एग्जैक्ट मीनिंग जो है रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कहीं अभिलेख जो खुली चट्टानों या स्तंभों पर लिखे मिले हैं, इनमें से कुछ या तो नष्ट हो गए हैं या कुछ के जो है अक्षर ही लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुका है, या बहुत से जो है गाइस अक्षर ही लुप्त हो चुके हैं, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी गाइस चट्टानों पे लिखे मिलते हैं, स्तंभों पे लिखे मिलते हैं, उनमें क्या होता है गाइस कुछ के तो अक्षर मिट जाते हैं। जैसे मान के चलिए म लिखा है यहाँ पे, ठीक है, माँ लिखा है तो माँ का एक डंडा ही हट गया। अब वहां से गाइस हम मान के चलो अब एक अक्षर ही मिट गया, आधा अक्षर मिट गया, तो समझ नहीं आ रहे म है या माँ है। तो ये कुछ होता है अभिलेखों को पढ़ते टाइम, क्योंकि अक्षर मिट जाते हैं जो चट्टानों पर या स्तंभों पर लिखे होते हैं। और क्या होता है, या तो पूरे अक्षर ही उसमें से नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उसका सही अर्थ नहीं निकल पाता कई बार। और कुछ अभिलेखों में चीजों को काफी बढ़ा चढ़ाकर, इतना बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है कि उसका वास्तविक अर्थ पता लगाने में भी गाइस काफी ज्यादा मुश्किल होती है। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें लिख दी जाती है कि उसकी एक्चुअल अगर अर्थ को हम समझना चाहें तो वो हम नहीं समझ पाते। तो ये भी इतिहासकारों को समस्या फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और अधिकांश अभिलेखों में केवल महत्वपूर्ण या विशेष व्यक्ति जैसे राजा या उनके द्वारा किए गए कार्यों का ही वर्णन होता है, और इस तरह इनमें आम जनता के बारे में जानकारी हमें कम ही मिल पाती है। तो अभिलेखों कह लीजिए कहीं ना कहीं एक विशेषता होती है कि इसमें राजा या महत्वपूर्ण लोगों के बारे में ही लिखा जाता है। अगर राजा किसी को कोई चीज दान दे रहा है ना, समाज को भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी नीति के बारे में उसके अंदर लिखा जाता है, उसने क्या दिया, कितना दिया, वो जिस जनता को दिया, ठीक है, उनकी स्थिति क्या थी, समाज में क्या स्थिति थी, उसके बारे में इस अभिलेखों में कम लिखा जाता है। तो जिससे कहीं ना कहीं हम सामाजिक जो संरचना होती है, ठीक है, जिस टाइम पीरियड का वो अभिलेख होता है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं जान पाते, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अभिलेख शास्त्रियों के लिए एक चुनौती मानी जाती है अभिलेखों का अध्ययन करते समय। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे अच्छे से क्या क्या समस्या अभिलेख शास्त्रियों को आती है, कि उनके क्या होते हैं, अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिससे पढ़ नहीं पाते, कभी कभार उनके वास्तविक अर्थ नहीं पता लगा पाते क्योंकि वो किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। और बहुत सारे अभिलेख जो खुली चट्टानों यहाँ पे लिखे मिले होते हैं, या तो उनके अक्षर मिट जाते हैं या बहुत सारे अक्षर ही लुप्त हो जाते हैं, जिस वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं। और किसी किसी अभिलेखों की चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा के लिख दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर, जिस वजह से हम उसका वास्तविक अर्थ नहीं पता लगा पाते हैं। और अभिलेखों की कहीं ना कहीं एक विशेषता कह लीजिए कि उसमें राजा महाराजा या बड़े बड़े लोगों का ही वर्णन होता है, आम जनता के बारे में हम इनसे ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाते, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है गाइस, ठीक है, और ये समस्या क्या क्या आती है मैंने आपको लिख के बता दी है, बहुत इजी है, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इतना डीपली। और यहाँ से गाइस आपका जो है चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब मैं जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में 4th पार्ट में सेपरेट आपको पढ़ाऊंगा, वो वीडियो पे आप देख लेना, ठीक है। पार्ट ये वीडियो कैसी लगी गाइस तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा प्लीज। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा गाइस उन बच्चों को मेरी वीडियो शेयर करें जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो मिलेंगे गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।